नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सेट 1 प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपका 12th क्लास के लिए है और साथ साथ हिंदी इलेक्टिव का है ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें 1.5 घंटा आप लोगों को मिलने वाला है और 40 नंबर आपको दिया जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है। और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, MCQ का है, 1 नंबर पर क्वेश्चन, और इसमें गलत आंसर पे नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश से। ठीक है, जिसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग को गद्यांश से मिलेगा 1 से 4 के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आप गद्यांश पढ़ने के पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, विज्ञान की प्रगति से यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ठीक है, आधुनिक सुख साधनों में आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक सुख साधनों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान के परिस्थिति के लिए चिंता का कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह, भौतिक असंतुलित उपभोग से मनुष्य का शरीर और मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मनुष्य के सामने विकट समस्या इन परिस्थितियों में जीवन अवस्थित स्थायी सुख उपलब्ध कराने में किया जाए, एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अनेक बुराइयाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, असंतुलित उपभोग से ये सारा चीज़ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शारीरिक अवस्था स्वास्थ्य में गिरावट भी आ जाएगी, इससे मनुष्य का कुंठित वृद्धि कुंठित हो जाएगी और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट भी आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे ये सभी दिया हुआ आप अच्छे से टिक कर सकते हैं, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसमें विज्ञान के बारे में बताया गया है, तो वैज्ञानिक प्रगति अध्यात्मक, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस लाइन को पढ़िए आप। ठीक है, और उन्नति के लिए संतुलित सामंजस्य स्थापित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके, 4 का हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पद्यांश दिया हुआ है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसे संबोधित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे संबोधित किसे कर रहा है, तो यहाँ पे बार बार देख रहे हैं आप मुसाफिर। और मुसाफिर क्या, मुसाफिर का हर जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो मुसाफिर आंसर हो जाएगा। तो ये संबोधित को किसको कर रहा है, मुसाफिर को कर रहा है, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संघर्षों को, यहाँ पे देखिए पहला लाइन में, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, यानी मुस्कुरा के चलने का वो बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ए नंबर, संघर्षों का मुस्कुरा कर सामना करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। ठीक है, तो आप सब जान रहे हो इसमें मुसाफिर का बार बार चर्चा हो रहा है, तो मुसाफिर ही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मुसाफिर का परिचय शब्द क्या है। मुसाफिर का जो परिचय शब्द होता है वो तो पंथी, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है चलना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यानी ये भी दोनों हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विल्बर श्रैम। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। आलय की विधा है किसका है, तो है गद्य लेखन का, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। फिल्म जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन दिया है श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सुनाई देता है। दृश्य माध्यम होता है जिसमें सिर्फ दिखाई देता है। ठीक है, दृश्य और श्रव्य माध्यम होता है वो जिसमें दिखाई और सुनाई दोनों देता है। और मुद्रित माध्यम होता है जो प्रिंट किया हुआ आता है। ठीक है, तो फिल्म कैसा आता है, फिर फिल्म में दिखाई भी पड़ता है सुनाई पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी दृश्य और श्रव्य माध्यम दोनों। अगला, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीचर के लिए वो होता है रूपक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है संपादक द्वारा। अगला है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, तो जनसंचार का प्रमुख कार्य लोगों का मार्गदर्शन करता है, ये सही है। मनोरंजन भी करता है, सही है। सूचना देना और शिक्षित करना, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था, तो वो था बंगाल गजट। ठीक है, ए नंबर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक
माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। क्या कहलाता है वो कहलाता है जनसंचार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इसमें पद्यांश दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका किताब से। तो दिया प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो ये जो कविता लिया गया है, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अंदरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। ठीक है, तो वो लिया गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यानी इसका कवि जो है रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयुक्त पदांश किस भाषा में है? वो भाषा है खड़ी बोली का। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कापा अंदरों पर थर 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, अगला है प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये कविता है, अगर आप लोग पढ़े तो पता होगा, नहीं पढ़े तो यहाँ बता देते हैं। इसका है सरोज स्मृति। अगला है देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद का किस नाटक से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। ठीक है, ये स्कंदगुप्त से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कार्नेलिया कौन थी? वो थी सेल्यूकस की बेटी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है मदर महीना कैसे कहा गया है? तो मदर महीना वसंत को कहा गया है, जिसमें नए फूल पौधे वगैरह आते हैं। ठीक है, वो हो गया वसंत। अगला है एक कम कविता में किस चीज़ के लिए लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है? ठीक है, तो पैसों के लिए पहला ऑप्शन सही है, रोटी के लिए भी है, चाय के लिए भी है। आंसर को होगा डी नंबर, ये सभी। अगला क्वेश्चन है सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। ठीक है, और ठीक है, ये हो जाएगा सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। उसके बाद अगला है 28वां नंबर प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से अधिधृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवादिया से। ठीक है, यानी डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था? ये कौन करता था? ये करता था हरगोविंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना आगे नाथ ना पीछे भागा का क्या अर्थ है? उसको बोलते हैं जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं, तो हो जाएगा जिसका कोई जिम्मेदारी ना हो, यानी कोई जिम्मेदारी ना होना। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण उसे कहते हैं जिसमें किसी के बदले दूसरा चीज़ उपयोग करते हैं। तो मर्द तो उसी को बोलते हैं जो आदमी है। ठीक है, संवाद उसी को बोलते हैं, उसका दूसरा नाम तो है नहीं। ये नशा भी उसी का नाम है जो नशा है। गुलाम किसी का नाम रखते हैं, यानी आदमी का ही है लेकिन गुलाम रखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला है गांधी नेहरू और यासेर अराफात शीर्षक पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आज के अतीत, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बड़ी बोहरिया का कर अपने दिन काट रही थी? तो ये था बथुआ का साग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे? वो रामचरितमानस और रामचंद्र का, ये दोनों पढ़ा करते थे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला है मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? का इसका आंसर हो जाएगा निस्संदेह लोग। अगला है कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था? वो अशुभ कहाँ का? गौशाला का मिट्टी तो शुद्ध होता है, वेदी की मिट्टी, खेत की मिट्टी सब तो शुद्ध, अशुद्ध माना जाता था मसान की मिट्टी को। ठीक है, अगला है प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? वो लिखते थे नवाब राय। ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि धनपत राय होगा, क्योंकि धनपत राय नहीं होगा, क्योंकि ये धनपत राय जो है उसका बचपन का नाम था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब राय, उर्दू में उनका नाम था नवाब राय। ठीक है, अगला है सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा रंगभूमि। ठीक है, अगला है चूल्हा ठंडा किया होता दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है? यह कथन किसका है? तो ये कथन था नायक राम का। अगला है लास्ट क्वेश्चन सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास की झोपड़ी में। ठीक है, चलिए पहला सेट कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे सेट नंबर 2 जो प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस इसको करते रहिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए धन्यवाद, आगे वीडियो में मिलते हैं।